प्यारे बच्चों, पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल पिछली क्लास में हम लोगों ने यूपी स्पेशल पढ़ा था और यूपी स्पेशल में आपको ये जाना था कि यूपी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश आपने जाना था और आपने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का भारत के इतिहास में एक विशेष योगदान है ना, जिसमें से आपने 16 महाजनपदों के बारे में 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, उन जनपदों को जाना और उनके स्रोत को जाना, कहाँ से ये इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद आपने ये देखा कि जिस तरह से भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के इतिहास को भी 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो हमने सर्वप्रथम प्राचीन काल का डिस्कशन किया था और उस प्राचीन काल में आपको बताया गया कि भाई प्रागैतिहासिक काल, आद्यकाल और ऐतिहासिक काल 3 भाग हो जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल आपको बताया गया कि अवशेष, इसमें से सिर्फ अवशेष रूपी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बाकी आपने ये देखा कि जो आपका आदि ऐतिहासिक काल था, उससे अवशेष और लिखित दोनों प्राप्त हुए हैं। वहाँ पे लिखित जो अवशेष थे, लिखित साक्ष्य थे, वो पढ़े नहीं जा सके, बल्कि जो ऐतिहासिक काल था, उस ऐतिहासिक काल के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं और लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें तो पढ़ा जा सका है, लेकिन आपके आदि ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सका। तो ये बात भी आपने जान लिया था। इसके बाद आपने कहा कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में फर्दर डिवाइड, 2 भागों में प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो पाषाण काल, दूसरा ताम्रयुग। पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपको पता है, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, 3 भाग हो जाते हैं। तो हम लोगों ने कल पूरा पाषाण काल का जिक्र किया था। पूरा पाषाण काल में आपने ये देखा था कि पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य आपको प्रयागराज के बेलन नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। कुछ साक्ष्य आपको सोनभद्र जिले के सिंगरौली नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। कुछ साक्ष्य आपको चंदौली के चकिया नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। और आपने यह भी जाना कि बेलन घाटी के कोल्डी हवा नामक स्थान से मातृ देवी मूर्ति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आपने ये देखा कि जो आपके ये पूरा पाषाण कालीन लोग हुआ करते थे, इन्हें आग का ज्ञान तो हो गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं जानते थे, इसका यूज करना नहीं जानते थे। ये शिकारी जीवन जिया करते थे, इन्हें कृषि का भी ज्ञान नहीं था। हाँ, इतना जरूर पता था कि कुछ स्थानों पर ये पशुपालन का काम करने लगे थे। तो इतनी जानकारी हम लोगों ने कल प्राप्त की थी। आज इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड। हम लोग आज पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष में पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश का इतिहास। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश का इतिहास, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड। अगर हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करें तो इस मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम हमें अस्थि पंजर या मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और ये साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुए थे। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सरायनाहर और महदरा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य, मानव कंकाल के प्रथम
साक्ष्य, जिसे आप अस्थिपंजर कह सकते हो। अस्थिपंजर के प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर व महदरा से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर व महदरा से प्राप्त हुए हैं। आपको ये पता है कि यहीं से 1400 अवधानों के भी अवशेष मिले हैं। यहीं से ही 1400 अवधान भी मिले हैं, जिसमें से सिर पश्चिम दिशा की ओर तथा पैर पूर्व दिशा की ओर रखे जाते थे। यहीं से आप लिख लेते हो, यहीं से 14 शवाधान भी मिले हैं, जिसमें से सिर पश्चिम दिशा की ओर रखा जाता था। सिर पश्चिम दिशा की ओर रखा जाता था। सिर पश्चिम दिशा की ओर, पैर पूर्व दिशा की ओर रखा जाता था। पैर पूर्व दिशा की ओर रखा जाता था। तो ये आपको साक्ष्य मिले हैं। मानव कंकाल के आपसे पूछ लेता है प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर व महदरा से प्राप्त हुए हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रयागराज के मेजा तहसील से झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगले पॉइंट में आप लिख लेते हो, प्रयागराज के मेजा तहसील से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो प्रयागराज के मेजा तहसील से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आपका हो जाता है मध्य पाषाण काल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नव पाषाण काल की, न्यूलिथिक पीरियड। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, हम लोग नवपाषाण काल की अगर बात करें तो नवपाषाण काल में प्रयागराज के कोल्डी हवा से चावल की कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला पॉइंट आप लिख लेते हो, प्रयागराज के कोल्डी हवा से चावल की कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज के कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज तथा बुंदेलखंड से औजारों और हथियारों के भी साक्ष्य मिलते हैं। लिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज व बुंदेलखंड से औजारों एवं हथियारों के साक्ष्य मिले हैं। औजारों एवं हथियारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। औजारों एवं हथियारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से आपका नवपाषाण काल भी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ताम्रयुगीन साक्ष्य की। तो आइए देखते हैं ताम्रयुगीन साक्ष्य। ताम्रयुगीन साक्ष्य आपके जो है आलमगीरपुर से प्राप्त हुए हैं, जो कि मेरठ में हिंडन नदी किनारे स्थित है, व सहारनपुर के हुलास नामक स्थान व बड़े गांव से प्राप्त हुए हैं। तो ताम्रयुगीन साक्ष्य ताम्रयुगीन साक्ष्य। अगर हम लोग ताम्रयुगीन साक्ष्यों की बात करते हैं तो ताम्रयुगीन साक्ष्य आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पर है, मेरठ में हिंडन नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे यहाँ से आपको साक्ष्य मिले हैं। व दूसरा जो है बड़ा गांव व हुलास, सहारनपुर, इन दो जगहों से आपको ताम्रयुगीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। से ताम्रयुगीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्रयुगीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये तो आपका रहा पाषाण काल और ताम्रयुग। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। अब हम लोग बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल आपका यहाँ समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल। अब हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का प्रारंभ, या यह कहिए कि आद्य ऐतिहासिक काल 2500
से 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। आदि ऐतिहासिक काल का समय जो हड़प्पा सभ्यता का समय था वही है। मतलब ये कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं आप कि वह हड़प्पा सभ्यता जो वह हड़प्पा सभ्यता जो 2500 से 1750 तक चली, वह हड़प्पा सभ्यता जो 2500 से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व तक चली थी आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। 2500 से 1750 का जो समय पीरियड था ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व का स्थल आलमगीरपुर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व का स्थल आलमगीरपुर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व का स्थल आलमगीरपुर है। जो कि मेरठ में स्थित है, आपको पता है आलमगीरपुर है और ये मेरठ में हिंडन नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी और कब की थी? तो इसकी खोज जो है 1958 में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? अगर हम खोज की बात करें तो खोज 1958 में हुई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे, अगर हम खोजकर्ता एवं उत्खननकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता YD शर्मा, मतलब यज्ञदत्त शर्मा थे। यज्ञदत्त शर्मा थे। तो इसके जो खोजकर्ता एवं उत्खननकर्ता थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे। अगले पॉइंट में आप ये जान लेते हो, हिंडन नदी के किनारे हिंडन नदी के पास से कपास की खेती की कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आद्य ऐतिहासिक काल रहा आपका। अब हम लोग जानेंगे ऐतिहासिक काल। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, देखिए ऐतिहासिक काल का उदय वहाँ से माना जाता है जब लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज 1000 BC में हुई थी और इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना हम लोग 600 ईसा पूर्व जान पाए थे। तो इसका जो कंप्लीट इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, वो हम लोग 600 ईसा पूर्व जान पाए थे। और लोहे के जो प्रथम साक्ष्य हैं, वो आपके उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, 600 ईसा पूर्व हम लोग लोहे का इसका मतलब यूज जान चुके थे, इस्तेमाल करना इसका जान चुके थे, प्रयोग जान चुके थे।
और 600 ईसा पूर्व भी हमें ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि भाई 16 महाजनपद हुआ करते थे, है ना, जिनमें से 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में ही थे। और तत्पश्चात, कहने का मतलब 600 ईसा पूर्व के पश्चात हमारे यहाँ धार्मिक युग का आगमन होता है, धार्मिक युग का आगमन होता है और गौतम बुद्ध का जन्म होता है ना। तो 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म होता है। गौतम बुद्ध का जन्म तो वैसे लुम्बिनी में हुआ, नेपाल में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन भारत में ही व्यतीत किया था और उसमें भी सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना समय उत्तर प्रदेश में गुजारा। इसी वजह से उत्तर प्रदेश को गौतम बुद्ध का पालना भी कहा जाता है। तो हम लोग पहले आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ चुके, ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। तो इसमें आप लिख लेते हो, ऐतिहासिक काल का प्रारंभ वहाँ से माना जाता है जब लोहे की खोज हुई थी। ऐतिहासिक काल का प्रारंभ वहाँ से माना जाता है जब लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज की खोज 1000 BC में हुई थी। लोहे का पूर्ण रूप से प्रयोग 600 ईसा पूर्व होने लगा था। 600 ईसा पूर्व होने लगा था। लोहे के प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के, या फिर आप लिख लीजिए अतरंजी खेड़ा, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में है। कासगंज पड़ता है कहाँ, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है। लोहे के प्रथम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा, कासगंज, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। ये तो कुछ ऐतिहासिक काल की बातें होती हैं। इसके बाद जो है हमारा आ जाता है 600 ईसा पूर्व के बाद जो समय आता है वो धार्मिक युग का आ जाता है। और धार्मिक युग में सबसे पहले आ जाते हैं गौतम बुद्ध। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। अब यहाँ पे चालू हो जाता है इसके बाद धार्मिक युग। धार्मिक युग, जब धार्मिक युग चालू होता है तो इसमें सबसे पहले आते हैं आपके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध आ जाते हैं। तो आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म, इनका अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था।
लुम्बिनी में, जो कि है कहाँ, नेपाल में पड़ता है ना, नेपाल में पड़ता है। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था, है ना। अच्छा, नेपाल में हुआ था। और नेपाल में जन्म लेने के बाद आपको पता है ये वहाँ पे राजा हुआ करते थे, इनकी पत्नी यशोधरा हुआ करती थी, और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना जीवन सन्यासी जीवन जीने के लिए समर्पित कर दिया और ये घर छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि इनके एक नवजात शिशु हुआ करता था जिसका नाम राहुल था। बिना अपने पुत्र और पत्नी की परवाह किए ये गृह त्याग कर दिए और गृह त्याग करने के पश्चात तपस्या करने लगे और तपस्या में लीन हो गए। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सर्वप्रथम इन्होंने अपना उपदेश उत्तर प्रदेश में ही दिया था, जो कि आपका सारनाथ है। तो इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के में ही पड़ता है ना। तो इन्होंने प्रथम उपदेश अपना, अगर इनके प्रथम उपदेश की बात करें, क्योंकि हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो यूपी से ही रिलेटेड बातें करेंगे, तो इन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया, सारनाथ में दिया, वाराणसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है और यहीं पे दिया था। अच्छा, इसे जो है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। जो इनका प्रथम उपदेश था, इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। अगर हम इनके सर्वाधिक उपदेशों की बात करें, सर्वाधिक उपदेश, तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, श्रावस्ती में। और किस भाषा में, पाली भाषा में, पाली भाषा में दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में और पाली भाषा में दिया था। इन्होंने अपना जो वर्षा काल हुआ करता था सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही गुजारे और उत्तर प्रदेश के कौशल में गुजारे थे। इन्होंने सर्वाधिक वर्षा काल, पूछ लिया जाता है ये भी प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा काल इन्होंने अपने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ पर गुजारे, कौशल में गुजारे थे। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अपने वर्षा काल इन्होंने कौशल में गुजारे थे। इसके बाद कहा जाता है कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस वजह से इस वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप वैशाख पूर्णिमा को किस नाम से जानते हो? वैशाख पूर्णिमा। इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि बुद्ध का जन्म मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति, ये सारा कुछ बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ था या वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इस वजह से ही इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है।
अच्छा, उत्तर प्रदेश को बुद्ध जी का पालना भी कहा जाता है, तो आप एक पॉइंट और लिख लेते हो। उत्तर प्रदेश को बुद्ध का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को बुद्ध का पालना कहा जाता है। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, सभी को पता होगा, है ना। मृत्यु जो हुई थी कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, सभी को ये पता है, कुशीनगर में हुई थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से ही अशोक का 8वां शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहीं से कनिष्क के सिक्के, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान का आगमन भी यहीं पे हुआ था। आगमन नहीं, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और वेनसांग का विवरण भी यहाँ से प्राप्त होता है। आगमन नहीं, यहाँ से जो है इनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस बात को भी हम एक लाइन में लिख लेते हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से अशोक का 8वां शिलालेख कनिष्क के सिक्के, 8वां शिलालेख कनिष्क के सिक्के व चीनी यात्री फाहियान व वेनसांग का भी विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अयोध्या अभिलेख की। अयोध्या अभिलेख अयोध्या अभिलेख से हमें पुष्यमित्र शुंग से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग से संबंधित जानकारी यह प्राप्त होती है कि इन्होंने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और ये पुष्यमित्र शुंग जो है भारत में प्रथम ब्राह्मण वंश शुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इस बात को आप जानते हो। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह भारत के प्रथम ब्राह्मण वंश। जानकारी क्या मिली? जानकारी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, यह भारत के प्रथम ब्राह्मण वंश शुंग वंश के संस्थापक थे।
और हमें इस अभिलेख से जानकारी क्या प्राप्त हुई? जानकारी यह मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इस अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इस अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कवर होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की, है ना। तो जैन धर्म की बात अब हम आगे कल करेंगे। आज यहीं पर अपने इस टॉपिक को विराम देते हैं। थैंक यू।